नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगड़े एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, काफी डिमांड के बाद बहुत सारे बच्चों के अब कमेंट आ रहे हैं कि लास्ट टाइम के अंतर्गत है शॉर्ट स्वीट जो मैटर है लगभग 10-15 मिनट का है वो उपलब्ध करवा दीजिए, मोस्टली अधीनस्थ बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। जैसे कि बात करें उसी के अंतर्गत आज की इस क्लास के अंतर्गत मात्र 10 या 15 मिनट का वीडियो है। इस क्लास के अंतर्गत राजस्थान की जो चित्रकला है उसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट पढ़ेंगे, सारी जो बातें हैं उम्मीद करते हैं जो 2 घंटे की क्लासों का मैटर है या 2 घंटों का पढ़ने का रीडिंग का मैटर है, मात्र आप 15-20 मिनट में या 10 मिनट में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की चित्रकला को लेकर के है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आगामी एग्जाम को लेकर के। सीईटी +2 प्लस हम बात करते हैं हाईकोर्ट, एलडीसी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण क्लास है, मिस न कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो चित्रकला है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनेगा राजस्थान की चित्रकला है, इस चित्रकला की जो जन्मभूमि है वह कौन सी है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेवाड़ है। तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की चित्रकला के जो जनक की बात करें तो राजस्थान की चित्रकला का जो जनक कहते हैं तो विशेष तौर पे हम बात करेंगे, एक तो नाम आएगा राजस्थान की चित्रकला का जो वैज्ञानिक जो विभाजन किया था तो वह किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने है। और इसके बाद आधुनिक चित्रकला का जो जनक कहते हैं तो वह किसे कहते हैं? कुंदन लाल जी मिस्त्री को कहते हैं। ये आधुनिक चित्रकला के जनक हैं। और इसके पश्चात है राजस्थान का जो पहला चित्रकार माना जाता है 7वीं शताब्दी के अंतर्गत, तो उसका उल्लेख मिलता है मरु प्रदेश के अंतर्गत है, तो वह कौन था? सिरिंगधर था। राजस्थान का प्रथम चित्रकार जिसका उल्लेख 7वीं शताब्दी में मिलता है सिरिंगधर था। और राजस्थान अध्ययन की जो किताब है 10th क्लास की, उसके अंतर्गत दे रखा है विशुद्ध रूप से विशुद्ध काल। राजस्थान की चित्रकला का जो विशुद्ध काल है तो वह कौन सा माना जाता है? 1500 ईस्वी राजस्थान की चित्रकला का विशुद्ध काल माना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है, अब बात करेंगे राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्र कौन से हैं, चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रकला के जो ग्रंथ पढ़े तो उसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। नंबर 1 है राजस्थान के ओल्डेस्ट सबसे ग्रंथों के अंतर्गत 2 नाम मिलेंगे आपको। एक तो कौन सा है, हम पढ़ेंगे दैसेव कालिक सूत्र चूर्णी, दैसेव कालिक सूत्र चूर्णी। और दूसरा है ओद निरुक्ति वर्त है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो ज्ञात चित्र है ना वह तो कौन सा है? दशैव कालिक सूत्र चूर्णी, जो कब का है? 1060 ईस्वी का है। और ये कहां पे रखा हुआ है? जे के ऊपर 2 मात्रा है, जे भंडार कहां पर? जैसलमेर में रखा हुआ है। लेकिन राजस्थान का ऐसे ओद ऐसे अज्ञात, ऐसे बोध ऐसे क्या अज्ञात, तो राजस्थान का अज्ञात सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा जिसके बारे में टाइम पीरियड का हमको उल्लेख नहीं, तो कौन सा? ओद निरुक्ति है। राजस्थान का ज्ञात कौन सा है? तो दशैव कालिक सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी का है कहां पे? जैन भंडार जैसलमेर में रखा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान की चित्रकला का जो वैज्ञानिक जो विभाजन किया था तो वह किसने किया है? आनंद कुमार जी स्वामी ने किया है राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन। दूसरी बात पूछेगा, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? आपसे पूछ ले है, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का विभाजन वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? तो इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन 1916 में किया। 1916 ध्यान दीजिएगा, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 के अंतर्गत 1916 में हमारी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन हो गया था। ने कौन सी किताब में किया? किताब का नाम पूछे आपसे तो किताब का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग में किया। आपसे पूछे इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन कितने भागों में किया? कितने स्कूल बांटे थे? 4 स्कूल बांटे थे। तो इन्होंने राजस्थान की चित्रकला के 4 स्कूल बांटे थे और इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को नाम दिया था, क्या नाम दिया था? राजपूत शैली। तो ये बात है, राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने कब किया? 1916 में। कौन सी किताब में किया? राजपूत पेंटिंग में। कितने स्कूल बांटे? 4 स्कूल बांटे। और क्या नाम दिया हमारी चित्रकला को? राजपूत शैली नाम दिया था। इसके बाद है नेक्स्ट है राजस्थान के महत्वपूर्ण चितेरे पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान के महत्वपूर्ण चितेरे। वैसे तो बहुत सारे हैं किताब के अंतर्गत, आपको 4 या 5 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। जैसे एक तो कौन सा है? गांवों का चितेरा पढ़ना है। एक पढ़ना है भैंसों का चितेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है बिल्लों का चितेरा, एक है नीड़ का चितेरा
और एक है सवानों का चितेरा। बाकी बहुत भी है, फड़ का भी है, राई का भी है, और इसके अलावा है पत्थर का चितेरा भी है, केनवा चितेरी भी है, बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे नाम हैं, हमने पीडीएफ में डाल के सारे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, बस एग्जाम में आने लायक है। तो इनसे जो प्रश्न बनेगा वो कौन कौन सा है, देखो गांव में नाम मिलता है निकनेम, कालियो भूरियो जो को नाम मिला वो इकट्ठा मिला है, गाँव में मिला है, तो कालियो भूरियो नाम मिला है गाँव में, तो गाँव में पढ़ते हैं कौन सा नाम है, भूर सिंह जी शेखावत नाम है। भैंसों का, देखो भैंस का दूध परम आनंद देता है, भैंस का दूध महंगा है, परम आनंद देता है, तो भैंसों का चितेरा कौन है, परमानंद जी चोयल है। नेक्स्ट है भील, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, तो सबसे पुरानी होती है वो बुड्ढी होती है, और बुड्ढे को हम क्या बोलते हैं, बाबा, बुड्ढे को हम बाबा कहते हैं। यहाँ पे नाम पढ़ेंगे तो वह नाम क्या आएगा, गोवर्धन लाल बाबा, बाबा बोलते हैं बुड्ढी को, प्राचीन को, प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील। नेक्स्ट इसके बाद में है नीड, देखो नीड होता है घोंसला, जैसे पक्षियों के लिए आप परिंदे बांधोगे, उनके घोंसलों की सुरक्षा करेंगे तो आपको सौभाग्य मिलेगा, नीड की सुरक्षा करेंगे तो आपको सौभाग्य मिलेगा, तो इसका हम पढ़ेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत है। सवानों का चितेरा, सवानों का चितेरा है तो इसका नाम क्या है, जगमोहन, जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया। सुनिएगा, स्वान किसे कहते हैं, स्वान बोलते हैं कुत्तों को, उस कुत्ते जब रात को साइलेंट स्टडी होती है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो कुत्ते इतने भौंकते हैं कि माथो खा जाए, कुत्ते इतने भौंकते हैं कि माथो खा जाते हैं। स्वानों का चितेरा, जगमोहन माथोड़िया। वापिस आते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद वापिस टॉपिक पे आते हैं। तो चितेरे हो चुके हैं। राजस्थान की चित्रकला के हम स्कूल पे आते हैं, राजस्थान की चित्रकला के स्कूल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले दो नाम आपको बता दूं, देखिए भारत की पहली महिला चित्रकार कौन है, सुरजीत कुमारी चोयल, जो कि जयपुर राजस्थान से है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा, भारत की पहली फड़ चितेरी महिला कौन है, तो पार्वती जोशी, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से है, ध्यान देना है। और एकल चित्र, एकल पढ़ेंगे चित्र के अंतर्गत है तो रामगोपाल विजयवर्गीय का नाम आ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पूरा डीप हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला का जो स्कूल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम स्कूल पढ़ रहे हैं वह कौन सा, मेवाड़ स्कूल है दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी थी, मेवाड़। और मेवाड़ के ऊपर प्रभाव किसका आया, गुजरात का प्रभाव आया। मेवाड़ के ऊपर प्रभाव आ गया था गुजरात का, जीजे, या यहाँ के जैन कलाकार आए थे तो इसको क्या बोलते हैं, जैन प्रभाव है। मेवाड़ की चित्रकला का जो स्वर्णिम काल माना जाता है, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णिम काल है तो है किसका है, जगत सिंह जी प्रथम का है। मेवाड़ की चित्रकला के अंतर्गत पशु और पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कौन से पशु या पक्षी को संरक्षण दिया गया था, तो यहाँ पे हाथी के चित्र यहाँ पे बनाए गए थे, इस चित्र शैली के अंतर्गत यहाँ पे हाथी के चित्र भी यहाँ पे बनाए गए थे। नेक्स्ट, अब काम की बात यह है बस, चित्रित ग्रंथ कौन सा है, यहाँ के प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है तो वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बना था 1260 के अंतर्गत है, जबकि दसेव 1060 में, दसेव 1060 जैसलमेर वाला 1060 में है, जबकि श्रावक प्रतिक्रमण कब बना, 1260 ईस्वी के अंतर्गत है। और इस चित्रकार को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था, तो नाम आ जाएगा कमल चंद्र चित्रकार है। तो नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, कमल चंद्र चित्रकार है। और उसमें यहाँ के जो शासक थे तो शासक का नाम क्या है, तेज सिंह के समय बनाया गया था ये है। उसमें क्या है, जैन धर्म की विषय वस्तु का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है 1423 में, 1423 में यहाँ पर एक चित्र और बना था, सुपासनाहचर्यम, सुपासनाहचर्यम है। ये चित्रकार किसने बनाया था, तो हीरानंद चित्रकार ने बनाया था। और हीरानंद चित्रकार किसके टाइम था, मोक्कल के टाइम हीरानंद ने 1423 में सुपासनाहचर्यम, जो कि हेडमास्टर एग्जाम आरपीसी ने पूछ लिया उस एग्जाम के अंतर्गत 1540 के अंतर्गत है। देखिए 1540 के अंतर्गत है, यहां पर एक चित्र बना था जो राजस्थान अध्ययन की किताब में दे रखा है, और उम्मीद है प्रश्न, सॉरी 1540 का राजस्थान अध्ययन में दे रखा है, 1540 का 1540 का दोस्तों चित्र बनाया गया था। उस चित्र का नाम है परिजात अवतरण, परिजात अवतरण, यह चित्र चित्रित हुआ था, परिजात अवतरण है। और यह चित्र किसने चित्रित किया था, नानाराम चित्रकार ने। ध्यान दीजिएगा, एक नानक राम है, नानक राम पढ़ेंगे तो किशनगढ़ शैली चित्र का चित्रकार है, जबकि नानाराम पढ़ेंगे तो ये कहाँ का है, ये मेवाड़ का उदयपुर शैली का चित्रकार है। इसने परिजात अवतरण चित्र 1540 में बनाया। 1592 के अंतर्गत है चावंड शैली में चित्र कौन सा बना था, जो कि ढोला मारू बना था, और ये वर्तमान में कहाँ रखा गया है, दिल्ली में रखा गया है।
और मेवाड़ की उदयपुर की चित्रशैली का स्वर्णिम काल माना जाता है किसका? जगत सिंह प्रथम का माना जाता है। जगत सिंह प्रथम का मानते हैं, क्यों? क्योंकि जगत सिंह प्रथम, देखेंगे जगत सिंह प्रथम का स्वर्णिम काल मानते हैं। जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरों के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या है? चित्तेरोंरी ओवरी। चित्तेरोंरी जो ओवरी है उसकी स्थापना जगत सिंह प्रथम ने की थी। इसके समय दो जोड़ीदार चित्रकार जो फेमस थे, तो एक का नाम क्या था? साहिबुद्दीन। तो एक का नाम था साहिबुद्दीन और दूसरे का नाम क्या था? मनोहर। साहिबुद्दीन और मनोहर। तो साहिबुद्दीन और मनोहर जिन्होंने आर्ष रामायण भागवत पुराण के इनके चित्र बनाए थे, इस शैली के अंतर्गत है। ये किसके चित्रकार थे? दरबारी थे, जगत सिंह प्रथम के थे। जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का गोल्डन एज माना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकला को संरक्षण देने के लिए तस्वीरारों कारखानों या चित्तेरोंरी ओवरी की स्थापना की थी, जो कहां पे? पिछोला झील उदयपुर के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में है, अब ये बातें यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों। अब बात आते हैं मेवाड़ शैली के पश्चात में है नाथद्वारा के अंतर्गत है। तो नाथद्वारा की क्या क्या विशेषता है, देखेंगे नाथद्वारा की क्या क्या विशेषता है। नाथद्वारा शैली की क्या क्या विशेषता है? नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली। देखिए नाथद्वारा शैली है, नाथद्वारा जो शैली है इसे देवताओं की शैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। ये जो शैली है दोस्तों, इसके ऊपर ब्रज प्रभाव पड़ा है, तो इसे ब्रज शैली भी कहते हैं। इसे इसमें यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, तो इसको वल्लभ शैली भी कहते हैं, इसको ब्रज शैली भी कहा जाता है, इसको देवताओं की शैली भी कहते हैं। सारे सारे इसके उपनाम के तौर पे आ जाएंगे। प्रभाव है ब्रज और वल्लभ संप्रदाय का, इसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा है। और नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, नाथद्वारा शैली के अंतर्गत है जो चित्र बने थे या जो कलाकार थे वो क्या क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, चित्र की बात करेंगे, देवताओं की चित्र है, बस मेन देवताओं के। जैसे कि आप कहोगे देवताओं के, सांझी के, पिछवाइयों के पन्ने, देवताओं के सांझी के पिछवाइयों के पन्ने हैं। जैसे कि देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, देवताओं को आकाश में दिखाया गया है ऐसे अंकन करते हुए। देवताओं के चित्र है, देवताओं को आकाश में दिखाया गया तैराकी के अंतर्गत ऐसे करते हुए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण को मानता है कौन सा? वल्लभ संप्रदाय, जो बालक के रूप में पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, गायों के रखवाड़े थे, इसीलिए इस चित्र शैली के अंतर्गत है गायों के दृश्य भी दिखाए गए हैं, गायों के दृश्य दिखाए गए हैं। और यहाँ पर सांझी के चित्र बने हैं, लेकिन यहाँ पे केले की पत्तियों के सांझी, केले के पत्तियों के सांझी के चित्र कहाँ के फेमस? नाथद्वारा के फेमस है। भगवान श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे, पर्दे के पीछे चित्र बने हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिछोइया कहते हैं। कागज पे बने चित्र को क्या बोलते हैं? पान्ने कहते हैं। सारे इन्हीं के नाम है। अभी एग्जाम सीटी में पूछा गया था, 2 महिला कलाकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो में भी आ गया। तो एक तो नाम क्या है? कमला, और एक क्या है? इलायची है, कमला पसंद। कमला पसंद या इलायची की बात करते हैं। जैसे कि विशेष तौर पे हम इलायची जब देते हैं तो भगवान का प्रतीक होता है। जैसे कि कोई जागरण लगानी है या ईश्वर की आराधना, भगवान का नाम लेना है, तो हम किसी को न्योता देते हैं, इलायची देते हैं ना, इलायची देते हैं। इसीलिए इलायची का संबंध देवताओं के लिए है, कमला पसंद भी देवताओं के लिए। देवताओं की शैली कौन सी? नाथद्वारा शैली है। अब यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ के जो चित्रकार हैं, चित्रकारों में पढ़ेंगे रामलिंग है, राम नारायण है और चतुर्भुज है, रामलिंग है, राम नारायण है, चतुर्भुज है, विष्णु है। ऐसे ऐसे नाम पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही नाम आ रहा है। जैसे रामलिंग है, राम नारायण है, विष्णु है, चतुर्भुज है, भगवान है। ये चित्रकार कहाँ के हैं? नाथद्वारा के हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आपको कमला और इलायची पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथद्वारा शैली दोस्तों, इस शैली के अंतर्गत क्या है? नारी है उसको प्रौढ़ अवस्था में दिखाया गया है। नाथद्वारा शैली है, यहाँ पे नारी की जो आंखें हैं वो चकोर पक्षी के समान दिखाई गई है, और यहाँ पे गले में मंगलसूत्र पहने हुआ है। इस शैली की बड़ी बड़ी विशेषता में आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगली शैली कौन सी? देवगढ़। ध्यान दीजिएगा, ये जो देवगढ़ शैली है, देवगढ़ ठिकाना, ये तो कहाँ का? राजसमंद का, लेकिन राजस्थान में है। पवन ऊर्जा के जो प्लांट लगाए गए थे, जैसे अमर सागर जैसलमेर में है, बीठडी फलोदी जोधपुर में है, तीसरा कौन सा था? देवगढ़, वो प्रतापगढ़ में था। तो वो देवगढ़ कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है।
जबकि ये देवगढ़ कहाँ पे, राजसमंद में। शायद आपको पता हो कि देवगढ़ राजसमंद से लेकर के अजमेर तक एक पट्टी फैली हुई है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फायर बेल्ट बोलते हैं, जो कि हरी अग्नि की पट्टी है जहां पे पन्ना खनिज पाया जाता है। तो वो देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ही है देवगढ़। और देवतलाई कहाँ पे, भीलवाड़ा में है, जहां पे हाल ही में सोने की खान मिली है, देवतलाई भीलवाड़ा में है। ये कौन सा है, देवगढ़ राजसमंद है। अब बात करते हैं देवगढ़ शैली। दोस्तों देवगढ़ शैली है, इस शैली के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन शैली का प्रभाव पड़ा है। इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा है, उदयपुर का। इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है कौन सी शैली का, जोधपुर का। और इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है किसका, जयपुर का। तो जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से प्रभावित है। देवगढ़ शैली है, देवगढ़ द्वारका, देव के द्वार, देव के द्वार जाते हैं, देव के द्वार जाते हैं, देव के द्वार जाते हैं। तो द्वारिका दास चुंडावत, द्वारिका दास चुंडावत ये ठिकानेदार थे। इसके उद्भव इसके टाइम हुआ था। श्रीधर अंगारा, अंगारा पकड़ लेता है मतलब आंख पकड़ लेता है, विकास हो गया, चरम उत्कर्ष में फैल गई। तो इस शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ था किसके टाइम हुआ था, श्रीधर अंगारे के टाइम हुआ था, श्रीधर अंगारे के टाइम है। अब बात करते हैं, अभी इसका प्रश्न पीछे पूछा गया था एक एग्जाम में, अजारा की ओवरी है। तो यहाँ की भित्ति चित्रों, यहाँ के भित्ति चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध गुफा है तो वह कौन सी, अजारा की ओवरी है। जबकि चित्तेरोरी ओवरी कहाँ पे है, उदयपुर की शैली की, जहां पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और ये अजारा ओवरी है जो है देवगढ़ शैली के अंतर्गत है। कलाकार हैं, थोड़े से अलग नाम है इनके, जैसे कि हम बात करेंगे कंवलनाथ, चोखा, भगता, बैजनाथ, बैजनाथ है, कमलनाथ है, चोखा है, भगता है, बैजनाथ है, हरचंद है, नंगा है, हरचंद, हरचंद नंगा, कंवल है, चोखा है, भगता है, बैजनाथ है, हरचंद है, नंगा है। तो इनका संबंध कहां से है, तो ये देवगढ़ शैली क्या जाते हैं। अगली विशेषता है चावंड, महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी, चावंड थी, चावंड। तो इस शैली का जो उद्भव हुआ था किसके टाइम हुआ था, महाराणा प्रताप के टाइम हुआ था। लेकिन इस शैली का स्वर्णिम जो काल माना जाता है तो वह अमर सिंह प्रथम का मानते हैं। देखिए अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय यहाँ पर एक चित्र चित्रित हुआ था और उसका नाम क्या था, रागमाला। तो रागमाला के नाम से कई चित्र पड़ेंगे और ये 1605 में है। किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो चित्रकार का जो नाम पढ़ेंगे तो वह क्या आ जाएगा, नासिरुद्दीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, नासिरुद्दीन का है, सॉरी चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा, नासिरुद्दीन का है, जो कि रागमाला है। इससे पहले साहिबुद्दीन पढ़ा था, साहिबुद्दीन कहाँ का है, मेवाड़ का है, यहाँ का कौन सा है, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्र बनाया था। और देवगढ़ शैली में कंवल है, बेज है, हरचंद है, चोखा है, नंगा है, भगता है, यहाँ के चित्रकार है कमला इलायची नाथ द्वारा किया जाएगी। मेवाड़ शैली आपने पढ़ी ली है। अब इसके बाद है अगला स्कूल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्कूल देखिए, देखिए हाँ, अब बात करते हैं जोधपुर स्कूल के अंतर्गत है। जोधपुर में मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जोधपुर में मरु प्रदेश में एक चित्रकार का उल्लेख हुआ था, वह कौन था, सिरिंगदर था। सिरिंगदर का यहाँ पे उल्लेख किया गया था जो कि 7वीं शताब्दी के अंतर्गत था। ये है जोधपुर जो शैली है, जोधपुर शैली है, इसके ऊपर प्रभाव किसका आया। सुनिए दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर जो शैली है ना, इसके ऊपर जो प्रभाव आया है तो वह किसका आया है, मेवाड़ या उदयपुर शैली का है। जोधपुर शैली का जो उद्भव माना जाता है तो किसके टाइम है, जोधपुर शैली का उद्भव तो है मालदेव के टाइम, लेकिन इस शैली का ज्यादा जो विकास हुआ था या इस शैली का स्वर्णिम काल मानते हैं तो किसका है, जसवंत सिंह प्रथम का मानते हैं। देखो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर, यहाँ पे क्या पीले पत्थर पाए जाते हैं, पीले पत्थर है, गर्मी में पीला रहता है, आंधियां चलती है, पीले रंग की है। तो यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे जो रंग है तो कौन सा रंग है, यहाँ पे पीला रंग है। पशु पक्षी की बात करेंगे, राजस्थान में है, बीकानेर है, जोधपुर है, मारवाड़ है, यहाँ पे क्या ऊंट ज्यादा है, ऊंट भी ज्यादा है। दूसरी यहाँ पे घोड़े ज्यादा है, तो ऊंट भी है, घोड़ा भी है। अब देखो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर के राठौड़ हैं, जोधपुर के राठौड़ हैं। राठौड़ की बात करते हैं, बीकानेर के राठौड़ों के इष्ट देवी कौन सी, करणी माता। करणी माता का प्रतीक क्या, चील है। तो हम घोड़ा पढ़ेंगे, ऊंट पढ़ेंगे, चील पढ़ेंगे, कौवा पढ़ेंगे, चार यहाँ के जानवर है, पक्षी आ जाएंगे। है तो कौन कौन से पक्षी है, ऊंट, घोड़ा, चील और कौन सा है, कौवा। अब बात करते हैं वृक्ष की बात करें हैं। देखो जोधपुर में पीला रंग का रंग यहाँ पे है, पीले रंग का ही आम होता है, तो पीले रंग का ही क्या यहाँ पे आम है, तो यहाँ पे आम है पीले रंग का। तो वृक्ष कौन सा है, आम का है। अब है सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्रित जो ग्रंथ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण,
उत्तराध्यान सूत्र है। तो यहाँ का सबसे प्राचीन चित्रित जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो वह कौन सा है? उत्तराध्यान सूत्र है। और जोधपुर के अंतर्गत भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो महल है जहाँ पे पुराने चित्र बनाए गए हैं तो चोखेलाव के महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां पे आ जाता है कौन सा महल? चोखेलाव है। तख्त महल है, बुचाका महल है, बिजुलाई महल है, और जनानी महल है, खबका महल है, दौलत खाना महल है। सारे सारे जो महल है वो कहाँ पे है? फूल महल भी है। ये कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ के महलों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? चोखेलाव महल है। और जोधपुर शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा आ जाएगा? उत्तराध्यान सूत्र है। और इसमें क्या? राम और रावण का इसमें युद्ध दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1623 में। 1623 में जोधपुर शैली में, वापिस सुनिए, 1623 में जोधपुर शैली में एक चित्र चित्रित हुआ था और उसका नाम क्या था? रागमाला। तो यहाँ पे रागमाला चित्र 1623 में चित्रित हुआ था। और यह किसने चित्रित किया था? वीरजी भाटी ने चित्रित किया था। वीरजी भाटी ने चित्रित किया था। सुनिएगा, जिन चित्रकारों के लास्ट में दास आता है या जिन चित्रकारों के लास्ट में भाटी आता है अमूमन है वो कहाँ के होंगे? जोधपुर के होंगे। जैसे छज्जू भाटी, किशन भाटी, बिशन भाटी, दाना भाटी, नारायण दास है, देवदास है, नारायण दास है, देवदास है, बिशन भाटी, किशन भाटी, दाना भाटी, छज्जू भाटी, वीरजी भाटी। लगभग ये दास या भाटी पढ़ेंगे तो सारे कहां के आ रहे हैं? जोधपुर के आ रहे हैं। महत्वपूर्ण चित्रकार बता दिया आपको कौन था? वीरजी भाटी ने 1623 में चित्रित ग्रंथ कौन सा बनाया था? रागमाला बनाया था। अन्य चित्र की बात सुन लीजिएगा। ऐसी चित्र शैली जहां पे पुरुषों को ताकतवर दिखाया गया है तो कौन सी? जोधपुर शैली है। ऐसी चित्र शैली जहां पे पुरुषों को शौर्यवान चेहरा, वीर्यवान, शौर्यवान चेहरा दिखाया गया तो कहां पे? जोधपुर शैली है। ऐसी चित्र शैली जहां पे नारी को राजस्थानी लहंगा पहने हुए और मध्यम कद दिखाया गया है तो कौन सी? जोधपुर शैली है। जोधपुर शैली की ये बड़ी बड़ी खूबियां रहती है। दूसरी विशेषता इसके पश्चात में है, अब पेड़ से झूला झूलती नायिका का चित्र है, कबूतर उड़ाती नायिका का चित्र भी कहां से? जोधपुर शैली में अन्य चित्रों के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं बीकानेर शैली है। देखिए दोस्तों, बीकानेर जो शैली है उसके ऊपर जो प्रभाव आया है कौन सा? मुगल प्रभाव है। जो जोधपुर शैली है दोस्तों, जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी आया था। यहाँ पे नाथ संप्रदाय से प्रेरित होकर के यहाँ के मान सिंह के टाइम है नाथ संप्रदाय के चित्र भी यहाँ पे चित्रित किए गए थे। तो बीकानेर शैली है। बीकानेर शैली के ऊपर प्रभाव कौन सा आ गया? मुगल शैली है। और बीकानेर शैली का जो स्वर्णिम काल किसका माना जाता है? रायसिंह का माना जाता है। बीकानेर शैली का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है तो वह कौन सा? भागवत पुराण है। बीकानेर शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा आ जाएगा? भागवत पुराण है। सेम पक्षी है, ऊंट है, घोड़ा है, चील है, कौवा है, सेम पक्षी कहां के आ जाएंगे? बीकानेर के आ जाएंगे। है बीकानेर शैली की बड़ी विशेषता है, एकमात्र ऐसी शैली जहां पे चित्रों के नीचे सबसे पहले अपना नाम लिखना शुरू हुआ। राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जहां पे चित्रों के नीचे सबसे पहले अपना नाम लिखना शुरू हुआ था? तो कौन सी? बीकानेर शैली है। यह महत्वपूर्ण विशेषता है, बीकानेर शैली है। यहां पर हम पढ़ेंगे तो और चित्र कौन से हैं? उस्ता कला के चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ के चित्र कौन से हैं? मथेरना के हैं। आपसे पूछ ले उस्ता के चित्र या मथेरना के चित्र किस शैली में चित्रित हुए थे? तो बीकानेर शैली में। ऊंट की खाल पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या बोलते हैं? उस्ता चित्र कहते हैं। जबकि मंदिर है, जो दीवार है, मंदिर है कोई देवता का, उस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनते हैं उन चित्रों को क्या बोलते हैं? मथेरना चित्र कहते हैं। और जैनी कलाकारों की है, प्रसिद्ध कलाकार है चंदूलाल और मुन्नालाल गोयल हैं। तो हम बात करते हैं इस शैली के कलाकार हैं तो चंदूलाल और मुन्नालाल, चंदूलाल भी आ जाएगा, मुन्नालाल भी है। इसके अतिरिक्त पढ़ते हैं तो रुकमुद्दीन है, रुकमुद्दीन उस्ता है, इसामुद्दीन उस्ता है, मोहम्मद हनीफ उस्ता है, और हाँ मोहम्मद हनीफ उस्ता है, इलाही बख्श है, इसामुद्दीन उस्ता है, रुकमुद्दीन है। साहिबुद्दीन उदयपुर शैली में, ध्यान दीजिएगा, साहिबुद्दीन उदयपुर शैली में है, नासिरुद्दीन सांवड़ शैली में, रुकमुद्दीन कहां पे? बीकानेर शैली में। बड़ी बात क्या होगी? चित्रों के नीचे सबसे पहले अपना नाम लिखना शुरू कहां पे होता है? बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली के ऊपर से मुगल प्रभाव किसके समय छंट गया था? डूंगर सिंह के टाइम। ध्यान देना है, डूंगर सिंह के टाइम ही बीकानेरी भुजिया बनने की शुरुआत हुई, जो मोट से बनते हैं, जो कि जीआई टैग में भी शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध चित्र शैली दोस्तों कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ जो शैली है, इस शैली को कहते हैं कागजी शैली। यह कागज पे बने चित्र हैं, जिसको कागजी शैली भी कहते हैं। किशनगढ़ शैली में नारी की सुंदरता को तवज्जो दी है, नारी की सुंदरता को तवज्जो दी है।
पेपर में आ जाए ऐसी चित्र शैली कौन सी है जहां पे नारी की सुंदरता सौंदर्य का चित्र बने, तो कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। और इसके पश्चात है यहाँ पे जो प्रभाव, पूरे भारत में नारी की सुंदरता के चित्र के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? कांगड़ा फेमस है, कांगड़ा। तो इसके ऊपर जो प्रभाव आया है तो किसका है? कांगड़ा का भी आया है और ब्रज प्रभाव भी देखा गया है। इस शैली का स्वर्णिम काल है किसका? सावंत सिंह का है। इस शैली का गोल्डन एज किसका माना जाता है? सावंत सिंह का माना जाता है, नागरीदास के नाम से है। किशनगढ़ शैली है, यहाँ पे 2 रंग चित्रित हुए हैं। तो एक तो कौन सा है? सफेद, सफेद। तो दूसरा कौन सा? पिंक। सफेद और पिंक है। बतख भी है, मोर भी यहाँ पे चित्रित हुए हैं, बतख भी है, मोर भी यहाँ पे बनाए गए हैं। विशेषता की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, इस किशनगढ़ की चित्र शैली की बात करते हैं तो इस चित्र शैली में सबसे बात करते हैं 3 पात्र थे। सावंत सिंह, उसका दरबारी चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद, और उसकी जो बात करते हैं प्रेषिका है तो उसका नाम पढ़ेंगे बनी ठनी है। देखिए दोस्तों, जो बनी ठनी थी ना, बनी ठनी का इतना अद्भुत चित्र बनाया है, इतना बेहतरीन चित्र था कि इस चित्र की वजह से ही इसको भारत की मोनालिसा जो नाम दिया था, किसने नाम दिया? इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाले 2 व्यक्ति थे, एरिक डिक्सन और फयाज अली है। एरिक डिक्सन ने इसको क्या नाम दिया था? भारत की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को। बनी ठनी का चित्र बहुत ही बड़े फेमस चित्र है। नाक के अंतर्गत बेसरी आभूषण दिखाया गया है, सुराहीदार परलमन ग्रीवा दिखाई गई है, और कमल की पंखुड़ियों के समान होठ दिखाए गए हैं। और बात करते हैं जो नारी की जो आंखें हैं, नशीले मादक और कमान के समान आंखें नारी की दिखाई गई है, और हाथ में क्या है? अर्धमुकुलित कमल की कली भी दिखाई गई है। इस चित्र शैली के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत बनी ठनी है दोस्तों, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। तो बनी ठनी के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ था वह कब जारी हुआ? मई 1973 के अंतर्गत है। 20 रुपए का नहीं, 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। 20 रुपए का नहीं, 20 पैसे का डाक टिकट है। तो बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट है। लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह है कि 2 दरवाजे, जन्नती दरवाजा और निजाम दरवाजा, दोनों के ऊपर 20 रुपए का डाक टिकट था। यहाँ पे 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, मई 1973 के अंतर्गत है, 73 के अंतर्गत, ध्यान देना है। इसके बाद बनी ठनी का आभूषण कौन सा? बेसरी। बेसरी कहाँ पहनते हैं? नाक के में पहनते हैं। नाक में जब नाक बहता तो आदमी बेसुरा हो जाता है, कह सकते हैं ना, बेसुरा है। तो बनी ठनी में बेसरी आभूषण पहना हुआ है सांझी। देखो, बनी ठनी और सांझी लीला का चित्र किसने बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। तो मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का तो चित्र बनाया है। मोरध्वज निहाल चंद ने सांझी लीला का चित्र बनाया है। सांझी लीला में भगवान श्री कृष्ण को महिलाओं की वेशभूषा में दिखाया गया है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसमें पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण इत्यादि धारण करते हैं तो कौन सी? डामोर जनजाति है दोस्तों। और डामोर जनजाति है वो सिमरवाड़ा तहसील सिमरवाड़ा तहसील कहाँ पे निवास करती है? डूंगरपुर में वो ज्यादा निवास करती है। डूंगरपुर में उसका ज्यादा बाहुल्य है। थोड़ा हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, टाइम कम है हमारे पास। दूसरा, यहाँ पर चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने बनाया था? चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया था किसने? चांदनी रात, चांदनी अमरचंद। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने बनाया था? तो अमरचंद ने बनाया था। चांद अमरचंद, चांदनी अमरचंद बनाया था। और इसके अन्य चित्रकार कलाकार कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हैं नानक राम। ध्यान देना है, नाना राम। नाना राम कहाँ का आ गया? नाना राम कहाँ का आ गया? हमने पीछे पढ़ा था उदयपुर में, जिसने परिजात अवतरण चित्र बनाया था। यहाँ पे कौन सा? नानक राम चित्रकार है। सवाई दास है, लालड़ी दास है, लालड़ी दास भी है, धन्नाम भी है, छोटू भी है, धन्नाम भी है, छोटू भी है, अमरचंद भी है, और मोरध्वज निहाल चंद भी है, सूरध्वज भी है। सारे यहाँ के चित्रकार आ जाते हैं। किशनगढ़ शैली राजस्थान की कागजी शैली भी कहते हैं। बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट भी जारी है। बनी ठनी के कभी भी कई भी प्रश्न आ सकते हैं, इसके अंतर्गत है। अब बात आते हैं नागौर शैली। देखिए दोस्तों, नागौर शैली में हम पढ़ेंगे, एक तो अवस्था कौन सी है? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। दूसरी बात करते हैं बुझा रंग। तीसरी बात करते हैं तैराकी। देखो दोस्तों, नागौर में भित्ति चित्रों के लिए अमर सिंह राठौड़ का महल प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ का बड़ी बात यह है। देखते हैं, बात करते हैं, जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, वर्द हो जाता है ना, वर्द हो जाता है तब बुझ जाता है, वर्द हो जाता है बुझ जाता है। तो राजस्थान में वृद्धावस्था के चित्र कहां पे बनाए गए? नागौर शैली में। पहली बात है बुझे रंग का प्रयोग। बुझे रंग का प्रयोग है तो कहां पे प्रयोग हुआ है? नागौर शैली के अंतर्गत यह है। तीसरी बात है व्यक्ति जब तैरता है ना, तो तैरने के लिए उसको अर्धनंगन होना पड़ता है। तैरने के लिए क्योंकि तैराकी में तैरते हैं तो अर्धनंगन होना पड़ता है। तो तैराकी, यहाँ पर नारियों को 12 नारियों के चित्र बने हैं। इस शैली में 12 नारियों के चित्र बने हैं, जो कि क्या है? तैराकी की मुद्रा में है।
इसीलिए इसको क्या नाम दिया इसको क्या नाम दिया, पर्शियन गाउन कहा है, इसको पर्शियन गाउन भी कहा गया है। तो नारियों की तैराकी के चित्र हैं, भुजे रंग का प्रयोग हुआ है, वृद्धावस्था के चित्रण है, किस शैली के अंतर्गत किए गए हैं, नागौर शैली के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये शैली कौन सी, नागौर शैली है। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। जैसलमेर तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, इसीलिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसके ऊपर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, तो कौन सी, जैसलमेर शैली है। हर्राज भाटी के टाइम इसका प्रादुर्भाव हुआ था और नारी की यौवन अवस्था के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। मुम्बल महेंद्र के चित्र यहाँ के फेमस चित्र माने जाते हैं। एक चीज मेरी याद रहेगी, अब याद आ रही है जोधपुर की। जोधपुर का एक बड़ी बात पूछ सकते हैं आपसे, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां पे प्रेम आख्यान के चित्र बने हैं। ढोला, मारू उजली, जेठा उजली, निहाल, सुल्तान है, बेली किशन, रुक्मणी, रूपमती, बाज बहादुर, प्रेम आख्यान के चित्र ज्यादा कहां पे बनाए गए हैं, जोधपुर शैली के अंतर्गत। मुम्बल महेंद्र के चित्र भी जोधपुर शैली में है। मुम्बल के चित्र कहां पे, जैसलमेर शैली में भी बने हैं। लेकिन जैसलमेर एकमात्र ऐसी शैली जिसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई यहाँ पे पहुंच नहीं पाया था। दूसरी बात, जैसलमेर में पहुंचने के लिए गोड्डे की टांगे चाहिए, गोड्डे है वो पत्थर के चाहिए, गोड्डे है वो पत्थर के चाहिए। तो गोड्डावन कहां का, शुभंकर जैसलमेर का है। जैसलमेर पहुंचने के लिए टांगे पत्थर की चाहिए, तो जैसलमेर के बारे में बात कही गई है। जैसलमेर तक वो पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए तांत्या टोपे ने राजस्थान में जैसलमेर रियासत को छोड़ा था, बाकी सभी रियासतों को उसने लूटा भी था, अधिकार भी किया था। जैसलमेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जहां से जिससे कोई उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता था। किस रियासत से, जैसलमेर है। ढाबी जीवनी दो यहाँ की सामंतों की श्रेणी में आपको मैंने बताई थी, मध्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अजमेर शैली। देखिए अजमेर शैली, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो मुस्लिम नाम पढ़ेंगे। महिला चित्रकार कमला इलायची आपने नाथद्वारा की पढ़ी थी, और यहाँ की महिला चित्रकार पढ़ेंगे तो क्या नाम है, साहिबा। साहिबा साहिबा महिला चित्रकार का संबंध कहां से है, अजमेर से है। और तैयब जी और चांद खान का संबंध कहां से, अजमेर से है। और अजमेर जो शैली देखिए दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जहां पे सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ है, गोल्डन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, अजमेर शैली में। अजमेर शैली में यहाँ पे क्या है, इस शैली के अंतर्गत क्या है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई के चित्रण भी प्रयोग किए गए थे, अजमेर शैली के अंतर्गत है। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, राजा बाबूजी का चित्र यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद आगे। अब है ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत, जयपुर या ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले जयपुर शैली। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले मुगल जो प्रभाव आया था किसके ऊपर आया था, आमेर जयपुर शैली के अंतर्गत सबसे पहले मुगल इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले जो मुगल प्रभाव आया है तो किसके ऊपर आया है, जयपुर शैली के अंतर्गत आया है। इसके पश्चात है जयपुर जो शैली है, इस शैली का स्वर्णिम काल किसका माना जाता है, प्रताप सिंह का काल मानते हैं, इस शैली का गोल्डन एज है। देखो मुगल प्रभाव आया है, उनका रंग विशेष कौन सा है, हरा रंग है, तो यहाँ पे रंग कौन सा, हरा रंग आ जाएगा। दो यहाँ के वृक्ष हैं, कौन से चित्र बनाए गए हैं, बड़ के और पीपल के चित्र यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। 36 देखिए यहाँ पे चित्रकारों के लिए सूरत खाने, चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना भी जय सिंह के द्वारा की गई थी, जयपुर के अंतर्गत की गई थी। राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जहां पे चित्रों में जिंक की स्याही का प्रयोग कहां पे किया गया, जयपुर शैली में है। पोलो चौगान के चित्र कहां पे बनाए गए हैं, जयपुर शैली में है। और राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जहां पे पोर्ट्रेट चित्र बने थे, आदमकद चित्र बने हैं, तो आदमकद चित्र कहां पे बने हैं, जयपुर शैली में। देखो पोर्ट्रेट चित्र किसे कहते हैं, एक व्यक्ति विशेष के आदमकद चित्र है। और इस संसार में सबसे बड़ा जो कद है ना, संसार में सबसे बड़ा जो कद है वह किसका है, ईश्वर का है। तो आदमकद चित्र किसका बना था, ईश्वर। देखो ईश्वर है ना, ईश्वर भी एक राम है, ईश्वर भी क्या है, एक राम है। तो ये चित्र किसने बनाया, ऑप्शन में पक्का ही आपको साहिबुद्दीन देगा, साहिब राम देगा। देखो साहिबुद्दीन कहां का, मेवाड़ का है, साहिब राम कहां का, जयपुर से लिखा है। तो देखो संसार में सबसे बड़ा कद किसका होता है, ईश्वर का होता है। साहिबुद्दीन और साहिब राम को काटेंगे तो क्या बचेगा, राम बचेगा। संसार में बड़ा कद किसका, राम का है। तो राम ही क्या है, ईश्वर है, ईश्वर का कद सबसे बड़ा है। तो पोर्ट्रेट चित्र बना ईश्वर सिंह का किसने बनाया था, साहिब राम ने बनाया था। साहिब राम भी यहाँ का जयपुर का है, सालिग्राम भी कहाँ का, जयपुर का ही कलाकार है। इसके पश्चात है क्लीन शेव्ड, राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसमें राजाओं को, पुरुषों को क्लीन शेव्ड, दाढ़ी से विहीन चेहरे दिखाए गए हैं, दाढ़ी से विहीन चेहरे दिखाए गए हैं। किस शैली में, जयपुर शैली में है। नारी क्या है, एक भिखारी को भिक्षा देती है, नायिका का चित्र कहां पे, जयपुर शैली में। लेकिन भीख न मांगने वाली जनजाति कौन सी, सहरिया है। लेकिन भीख मांगते टाइम किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, भगड़े नृत्य, किस जाति का है, कालबिले जाति का। भीख न मांगने वाली जनजाति कौन सी, सहरिया जनजाति, भिखारी को भिक्षा देती,
राजभवन का चित्र से कहां पे, जयपुर शैली के अंतर्गत। भिक्खा भाई सागवाड़ा जो नहर माही से निकाली गई है, कहां पे, सागवाड़ा डूंगरपुर में निकाली गई है। और यहाँ पे भिखारी को भिक्षा देती नायिका के चित्र बनाए गए हैं। कुरान पढ़ती शहजादी के चित्र, कुरान भी है, हरा रंग भी है और पोर्ट्रेट्स भी चित्र है, मुगल प्रभाव भी है। सारे कहां की खूबियां आ रही है, जयपुर की खूबियां आ रही है। कलाकार की बता ही दिया मैंने, साहिबराम भी आ गया, सालिग्राम भी आ गया, लालचंद आ गया। लालचंद ने पोलो के चित्र बनाए थे, चित्रों में जिंक की शाही का प्रयोग किया गया है। आमेर शैली देखिए दोस्तों, जयपुर शैली में बता ही दिया। अब आमेर शैली है, आमेर के ऊपर प्रभाव किसका आ गया, मुगल प्रभाव आ गया था। और आमेर जो शैली है, इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर शैली में किया गया है। ढूंढाड़ की बात करते हैं, ढूंढाड़ चली रही है। अलवर, अलवर शैली है, देखिए जयपुर मुगल है, आमेर मुगल है, और अलवर में प्रभाव कौन सा आ गया, मुगल प्रभाव आ गया था। और अलवर की चित्र शैली का सबसे गोल्डन एज माना जाता है किसका, विनय सिंह का काल माना जाता है। और अलवर शैली की बड़ी बड़ी जो विशेषता है सुनिएगा क्या है, अलवर शैली की बड़ी खूबियां क्या है अलवर शैली की है। एक तो पढ़ेंगे यहाँ पर बसलो चित्र, एक पढ़ेंगे हाथी दांत के चित्र, एक पढ़ेंगे वेश्याओं के चित्र, एक पढ़ेंगे योगासन के चित्र। बस यहां से चारों से प्रश्न छप सकता है। सुनिएगा, ये जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर चारों ओर की बाउंड्री है, इसको कहते हैं बसलो। तो बॉर्डर के चित्र, बसलो के चित्र कहां पे बनाए गए हैं, अलवर शैली में। पहली बात है हाथी दांत। देखिए दोस्तों, हाथी दांत, हाथी दांत की संकलिपि की बात करते हैं। संकलिपि है किसमें, विराट सभ्यता के अंतर्गत। हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, हाथी दांत के संघ कहां से मिले थे, जोधपुर और जयपुर से मिले थे। लेकिन हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं, हाथी दांत के चित्र बने थे तो किसके अंतर्गत, अलवर शैली के अंतर्गत बने थे, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम बात करते हैं गणिकाओं के, वेश्याओं के चित्र कहां पे बने हैं, अलवर शैली में। वेश्याओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र अलवर शैली में बनाए गए हैं। इसके पश्चात में योगासन के चित्र, यहाँ पे योग के चित्र बनाए गए हैं, योग के चित्र, तो योगासन के चित्र भी कहां पे बनाए गए हैं, अलवर शैली में बनाए गए हैं। ध्यान देना है, राजस्थान में योगासन का जो ज्ञाता कहते हैं तो वो किसे कहते हैं, वीरकला जी राठौड़ को कहते हैं, योगासन का ज्ञाता कहते हैं। और योग भक्ति की अपेक्षा योग साधना के ऊपर जो बल दिया था तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का नाम रहता है ऊपर। अब बात करते हैं इस शैली के जो कलाकार हैं, तो फूलचंद है, डालूराम है, इंपॉर्टेंट डालूराम है, और सालिग्राम। देखो जयपुर में भी सालिग्राम था, यहाँ भी सालिग्राम है। बक्सारा में नंद है, ध्यान देना है। देखो यहाँ पे एक डालू आएगा, डालू कोटा में भी है, डालू राम कहां पे, अलवर में। डालू राम अलवर में, डालू कोटा के अंतर्गत, ध्यान देना है। साहिबुद्दीन उदयपुर में है, साहिबराम जयपुर के अंतर्गत, ध्यान देना है। साहिबा कहां की, अजमेर शैली के कलाकार है। अब बात करेंगे राजस्थान में शेखावाटी को लेकर के। शेखावाटी में शेख घूमने वाला है, शेख क्या, घूमने वाला। तो नारियों के ऐसे चित्र जिसमें नारी की बालों की लटाएं क्या है, घुंघराले बाल। घुंघराले जो बाल हैं किस शैली में, शेखावाटी में नारी के बनाए गए, चित्रों के अंतर्गत बनाए गए हैं। दूसरी बात है डूंगर जी जवाहर जी के चित्र हैं। डूंगर जी जवाहर जी के चित्र कहां पे बनाए गए हैं, शेखावाटी में। शेखावाटी में जो भित्ति चित्र बने हैं दोस्तों, उन भित्ति चित्रों को क्या बोलते हैं, पणा कहा जाता है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट है उनियारा। तो उनियारा है, भीमा है, उनियारा में भीमा वगैरह नाम पढ़ते हैं, धीमा पढ़ते हैं, कहां के, उनियारा टोंक के हैं, यह भी इसके अंतर्गत है। दुगारी शैली, देखिए दोस्तों दुगारी शैली कहां की है, बूंदी की है, और दुगारी शैली बूंदी की है। इसमें पढ़ेंगे चित्रों के नीचे सबसे पहले जो नाम लिखना शुरू हुआ था बीकानेर में, लेकिन चित्रों के नीचे अपना शीर्षक टाइटल, चित्रों में सबसे पहले टाइटल लिखना किसने शुरू किया था, दुगारी बूंदी के अंतर्गत है। चित्रों में सोने की कलम का प्रयोग, चित्रों में सोने की कलम का प्रयोग कहां पे प्रयोग हुआ, दुगारी के अंतर्गत है। और यहां पर वानस्पतिक रंगों का प्रयोग हुआ था, वानस्पतिक रंगों का प्रयोग राजस्थान में, वानस्पतिक रंगों का प्रयोग दुगारी में। वापस पढ़ेंगे, रिवीजन करूंगा मैं। राजस्थान के अंतर्गत है सुनहरी रंगों का प्रयोग, अजमेर शैली के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत है बुझ रंग का प्रयोग, नागौर शैली के अंतर्गत। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर शैली के अंतर्गत। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग कहां पे प्रयोग हुआ है, दुगारी में। दुगारी झील कहां पे, बूंदी में है। बांसी की दुगारी, बूंदी तेजाजी की क्रम सतली मानी जाती है, तेजाजी की क्रम सतली मानी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अंतिम स्कूल है ये कोटा। देखिए कोटा शैली है, कोटा शैली है ना, दक्षिणी भारत में है तंजौर, वहां पे क्या शिकार के चित्र बने हैं, इसलिए कोटा में भी क्या शिकार के चित्र बने हैं। तो बड़ी बात है शिकार के, तो शिकार के चित्र बने हैं, तो इसके ऊपर प्रभाव किसका आ गया, दक्षिणी भारत का, वह किसका आ गया, तंजौर का प्रभाव आ गया है। देखो चाहे कोटा हो चाहे बूंदी हो, कोटा बूंदी में कुछ बात कॉमन आएगी। कोटा में भी खजूर का चित्रण हुआ है, बूंदी में भी खजूर का चित्रण हुआ है। कोटा और बूंदी में दोनों में एक ही इंक का प्रयोग है।
कोटा और बूंदी में दोनों में कौन सी स्याही का प्रयोग किया गया है? सोना और चांदी की स्याही का प्रयोग हुआ है। सोना चांदी का प्रयोग अभी कहां पे? बूंदी में। सोना चांदी का प्रयोग भी कहां पे किया गया है? कोटा के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं कोटा शैली का स्वर्णिम काल किसका माना जाता है? उमेद सिंह का है। तो कोटा शैली का स्वर्णिम काल मानते हैं उमेद सिंह का है। बड़ी बात है यहां पर शिकार के चित्र बने हैं। देखोगे भाई शिकार के चित्र कहां पे बने हैं? कोटा शैली के अंतर्गत है। देखो शिकार करने जाएंगे तो कोट पहनते हैं, कोट के साथ पहनते काड़ा पहनते हैं, तो काड़ा पहनते हैं तो मिट्टी काली कहां की? कोटा की है। बटन कोट के क्या होते हैं? बटन भी होते हैं। तो मेजर बटन कहां के थे? कोटा के अंतर्गत थे। कोटनिया भी पहनते हैं तो नैनूराम शर्मा कहां के थे? कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। कोट पहनने से सर्दी में तन को सुख मिलता है। तन सुख मित्तल का संबंध भी किस प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से। अभी जो पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम 29 जनवरी को पूछा गया था ये है। और ये खूबियां आगे आई रही है। कोट पहन लेने से आदमी में गुमान आ जाता है। गुमान सा सिक्के कहां चले थे? कोटा में चले थे। कोई सारी खूबियां कोटा की पढ़ेंगे यहाँ पे। अन्य चित्र में कांटा, कोटा कांटा, कोटा कांटा, पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र, पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र कोटा के अंतर्गत है। बेटी की विदाई का, अब कोई बटाऊ कोट पहन करके आया है तो विदाई होगी बेटी की। बेटी की विदाई का चित्र कहां पे? कोटा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कोट को डालना पड़ता है। कोट को डालना पड़ता है तो कोट को डालना पड़ेगा तो चित्रकार कौन है? डालू। लेकिन डालू राम पढ़ेंगे तो कहां से? अलवर से। डालू पढ़ेंगे तो कहां से? कोटा से। ध्यान देना है। नाना राम पढ़ेंगे तो उदयपुर से। नानक राम पढ़ेंगे तो कहां से? किशनगढ़ शैली से चित्रकार हैं। लच्छी राम है। देखो कोट, अब कोई बंदो नयो कोट पहन लिया है, कोट का बटन भी लागड़ा हुआ है, नयो कोट पहन लिया बटन भी लागड़ा है, काला रंगो कोट है, कोट फिर डाल लिया गो, कोट डाल लिया गो नयो तो के करसी लच करेगो, लच करेगो और लच करेगो तो कद जद नूर बरसासी। मतलब कालो कोट भी है, कोट का बटन भी है, नयो कोट नैनूराम शर्मा भी है। कोट ने डाल लिया गो तो डालू राम, कोट ने डाल के तन ने सुख मिलती तो तन सुख राम मित्तल है। कोट डाल के, नयो कोट डाल के, बटना कोट डाल के और काला रंग कोट डाल करके आदमी नूर बरसासी मतलब चमक बिखेरेगो तो वो लच करेगो। तो नूर मोहम्मद भी है, लच्छी राम भी है। ये किस प्रजामंडल से है या किस रियासत से है? तो कोटा प्रजामंडल से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोटा। और कोटा में शिकार की चित्र बता ही दिया आपको। यहाँ पे खजूर का चित्रण किया गया है, कोटा के अंतर्गत है। बूंदी, देखिए दोस्तों बूंदी है, बूंदी को कहते हैं राजस्थानी विचारधारा वाली शैली। राजस्थानी विचारधारा वाली जो शैली है दोस्तों तो वह कौन सी है? बूंदी शैली है। इसको राजस्थानी विचारधारा वाली शैली कहते हैं। दूसरी विशेषता है बूंदी शैली है, इसको पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं। पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले रंगीन चित्र बनने कहां शुरू हुए थे? बूंदी शैली में प्रयोग हुए थे। अब प्रभाव की बात करते हैं। बूंदी को बनाने के लिए सर्जन करना पड़ता है, सर्जन करना पड़ता है। तो इस शैली का स्वर्णिम काल या प्रभाव की बात करेंगे, स्वर्णिम काल पढ़ेंगे किसका है? सृजन सिंह का है। और प्रभाव है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन है। इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है ईरानी का, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है मराठी का, और इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है मुगल का। तो यह मुगल शैली से प्रेरित है, मराठी शैली से प्रेरित है और ईरानी शैली से भी प्रेरित है। तीन इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस शैली का गोल्डन एज किसका मानते हैं? सर्जन सिंह का। स्याही कौन सी? सोने और चांदी की स्याही का प्रयोग किया गया है। पक्षी की बात करते हैं तो एकमात्र ऐसी शैली जहां पे बरसात में नाचता मोर, बरसात में नाचता मोर कहां पे है? डांसिंग मोर, ये कर लो, डांस करता मोर, बरसात में नाचता मोर बूंदी शैली के अंतर्गत है। रागमाला इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने पीछे भी लिखा है रागमाला। तो रागमाला भाई कोटा में भी रागमाला चित्र चित्रित हुआ था, बूंदी में भी रागमाला चित्रित हुआ था। कोटा में जो रागमाला चित्र चित्रित हुआ था, बूंदी में भी रागमाला चित्र चित्रित किया गया था। कोटा के अंतर्गत है 1768 के अंतर्गत है रागमाला चित्र चित्रित किया गया था। जो आगे आपको एक फैक्ट के तौर में मैंने इकट्ठे सारे रागमाला करा रखे हैं, यहाँ पे करेंगे ना रागमाला, ये देखो यहाँ पे सारे करा रखे हैं, वहां पे समझा दूंगा है। कोटा में भी रागमाला है, कोटा में भी रागमाला है। उम्मीद अब है बूंदी में भी रागमाला है। बूंदी के शैली के अंतर्गत भी रागमाला नाम का चित्र चित्रित हुआ था। कोटा में भी रागमाला नाम का चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया था। है रेखाएं हैं, सबसे ज्यादा लाइनों का प्रयोग, रेखाओं का प्रयोग किस शैली में? बूंदी शैली में किया गया है। बूंदी जो शैली है यहाँ पे पढ़ेंगे साधु राम है का नाम आता है, साधु राम का नाम आता है यहाँ पे, साधु राम चित्रकार थे यहाँ के, उनका नाम आता है बूंदी शैली के अंतर्गत ये है। और चित्रशला,
राजस्थान में सबसे पहले रंगीन चित्रों के लिए चित्रशाला का नाम आता है, उमेद सिंह ने बनाई थी। रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो हवेली है या महल कह सकते हैं, तो कौन सी चित्रशाला, जो कहां पे, बूंदी के अंतर्गत ये है। प्रसाद में नाश्ता मोर की शैली में है, बूंदी के अंतर्गत है। तो ये बड़ी बड़ी खूबियां हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं सारे जो रागमाला आपने पीछे पढ़े थे 1623 में बनाया। 1623 में का अंक है जोधपुर शैली के अंतर्गत है। 1605 का अंक चावड़ शैली का है। 1768 का अंक है कोटा शैली का है। और इसके बाद का अंक बूंदी शैली में। चारों में रागमाला आ रहे हैं। यहाँ पे जो रागमाला चित्र चित्रित हुआ था जोधपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आपको बता दिया है किसने बनाया था, वीरजी भाटी ने चित्र चित्रित किया था। चावड़ शैली के अंतर्गत रागमाला बनाया था तो किसने चित्रित किया था, नासिरुद्दीन चित्रकार ने चित्रित किया था। कोटा शैली के अंतर्गत रागमाला चित्र चित्रित हुआ था। बूंदी के अंतर्गत भी रागमाला चित्र चित्रित हुआ था। तो चार ऐसी शैलियां जहां पे रागमाला चित्र का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं कुछ अंकों को लेकर के। देखिए अंकों की बनावट है, तो बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है मीन जैसी आंखें हैं। दो शैली पढ़ेंगे, एक तो कौन सी, उदयपुर शैली भी है, अलवर शैली भी है, जयपुर शैली भी है। यहाँ पे मीन जैसी आंखें, उदयपुर शैली जयपुर अलवर में है। चकोर जैसी आंखें हैं। चकोर जैसी आंखें कहाँ पे, नाथद्वारा शैली में है। बादामी रंग का पत्थर, बादाम जैसी आंखें कहाँ पे, जोधपुर में ही है। तो बादामी रंग का पत्थर भी जोधपुर में निकलता है, संगमरमर जोधपुर से निकलता है। बादाम जैसी आंखें भी कहां से, जोधपुर शैली के अंतर्गत है। कमान, कमान जैसी आंखें कहां पे, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत है। तो कमान जैसी आंखें कहां पे, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत है। खंजन पक्षी के चित्र, खंजन पक्षी को दिखाया गया है तो किस शैली के अंतर्गत, बीकानेर में दिखाया गया है। हिरण जैसी आंखें, हिरण का शिकार करते हैं, हिरण का शिकार करते थे लोग पहले, हिरण का शिकार करते थे। शिकार करने कहां जाते थे, कोटा में। कोटा शिकार के चित्र कहां बने, कोटा में है। तो ये सारी कोटा की आंखों की खूबियां प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत है। अब बात करते हैं रागमाला, मैंने बता ही दिया है सभी रियासतों को लेकर के, आंखों का भी हो चुका है। अब है कुछ नाम देख लीजिए। नाम देखेंगे साहिबा, सुन लीजिए मैं खाली बोल ही रहा हूं। साहिबा चित्र अजमेर शैली से है। साहिबुद्दीन उदयपुर शैली से, साहिबुद्दीन मनोहर उदयपुर से थे। साहिबराम ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया, जयपुर शैली से है। शालिग्राम जयपुर शैली से है। रुकमुद्दीन बीकानेर, रुकमुद्दीन उस्ताद बीकानेर शैली से। नूरदीन चित्रकार ने है, नूरदीन चित्रकार बताइए दिया आपको। नूर बरसाता है कहां पे, कोट पहन करके, तो कोटा शैली के अंतर्गत है। नानाराम उदयपुर शैली से परिजात अवतरण बनाया था। नानक राम कहां से, किशनगढ़ शैली से। डालू कोट को डालेगी तो डालू राम कहां से, अलवर शैली से। डालू कहां से, कोटा शैली से। हीरानंद चित्रकार ने मोक्कल के समय सुपास नहचर्यम चित्र बनाया था। लेकिन एक हीरानंद है वो जयपुर में भी है, तो एक हीरानंद जयपुर में भी है और एक हीरानंद कहां पे, उदयपुर में भी है। ये सारे नाम कंफ्यूज करेंगे आपको। अब इसके बाद सुनिएगा, नेक्स्ट है बाल की, कुछ बालों को लेकर प्रश्न आ जाए। जैसे कि बालों की जो वेणी है, बालों की चोटी ऊपर की ओर उठी हुई है। जैसे पुरानी फिल्मों में जीनत अमान है, वहीदा रहमान है, हम उनकी बात करते, परवीन बॉबी हम पढ़ते हैं। पुरानी फिल्मों में जो एक्ट्रेस थे उनके हेयर कट का, उनका जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग बालों की वेणी ऊपर की ओर उठी हुई। तो किस शैली के अंतर्गत है, तो हम पढ़ेंगे अलवर शैली में है। घुंघराले जो बाल, लटीलिए बाल, घुंघराले जो बाल शेखावटी शैली के अंतर्गत करेंगे। कपोलों पे, गालों पे केस हैं, कपोलों पे जो केस कहां पे, कोटा के अंतर्गत है। और मेहंदी लगे हाथ और खुले बाल, मेहंदी लगे हाथ खुले बाल अजमेर शैली के अंतर्गत बालों की कुछ खूबियां जाती है। नेक्स्ट कुछ रंगों को लेकर के है। रंगीन चित्र कहां पे, अजमेर शैली में है। वानस्पति रंगों का प्रयोग कहां पे, दुगारी शैली में है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कहां पे, आमेर शैली में है। सुनहरी रंगों का प्रयोग रंगीन बूंदी में है, बूंदी में। सुनहरी रंगों का प्रयोग कहां पे, अजमेर शैली में है। और चित्रों में धातु की बात करेंगे, देखिए जिंक और का प्रयोग कहां पे, जयपुर शैली के अंतर्गत है। सोने चांदी का प्रयोग कोटा और बूंदी के अंतर्गत है। और जेवरातों की शाही का प्रयोग कहां किया गया था, अलवर शैली। वापिस पढ़ेंगे, जेवरातों की शाही का प्रयोग अलवर में है। जस्ते या जिंक का प्रयोग जयपुर में है। सोना चांदी का प्रयोग कोटा और बूंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब है रंग भी होगी, बाल भी होंगे, आंखें भी होगी। अब रहेगी बातें नाम। सबसे पहले चित्रों के नीचे नाम लिखना कहां शुरू हुआ, बीकानेर शैली में। ठीक है, लेकिन चित्रों के नीचे टाइटल लिखना कहां शुरू किया, टाइटल लिखना कहां पे, किस शैली में, दुगारी शैली ने। तो टाइटल दुगारी शैली, टाइटल दुगारी शैली। और नाम, चित्रों के नीचे नाम लिखना कहां शुरू हुआ, बीकानेर शैली के अंतर्गत है। सबसे पहले रंगीन चित्र बनने कहां शुरू हुए थे, बूंदी शैली के अंतर्गत ये है। अब कुछ अवस्था, कुरान पढ़ती शहजादी के चित्र कहां पे, जयपुर शैली में। तैराकी की नारियां तैर रही है चित्र कहां पे,
नागौर शैली में है। यौवन अवस्था कहाँ पे, जैसलमेर में है। वर्धावस्था कहाँ पे, नागौर में है। नारी को प्रौढ़ अवस्था में दिखाया गया है, तो नारी के प्रौढ़ावस्था के चित्र कहाँ पे बनाए गए हैं, नाथद्वारा में है। पैर से कांटा निकालते नायिका का चित्र कोटा शैली में है, जबकि शिकार के चित्र भी कोटा शैली में है। राजस्थानी लहंगा पहने हुए हैं, राजस्थानी लहंगा, देखो सुन लीजिए लहंगे को लेकर के, राजस्थानी लहंगा पहने हुए है ना, राजस्थानी लहंगा पहने हुए हैं, तो शैली कौन सी है, द्वारा। लेकिन नारी की टेराकोटा की एक ऐसी प्रतिमा जिसमें नारी की खंडित, नीचे का भाग सिर्फ नारी की खंडित मूर्ति है, उसमें लहंगा पहने हुए हैं, वो सभ्यता कौन सी, आहड़ सभ्यता। ओके, अब है नेक्स्ट है, तो ये सारी खूबियां होगी, रागमाला, नाम, रंग, बाल, आंख, अवस्था, नाम। अब इसके बाद लास्ट है कुछ चित्रकला के संस्थान आपसे पूछ सकते हैं, चित्रकला के संस्थान पूछे, सुनिएगा। सबसे पहले पेग, वो वाला पेग नहीं है, दूसरा पेग है, पेग आयाम कलावर्त, पेग आयाम कलावर्त क्रिएटिव आर्टिस्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट म्यूजियम जयपुर में है। पोथी खाना संग्रहालय कहां पे, जयपुर में। पेग आयाम क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव और पोथी खाना ये कहां पे, जयपुर के अंतर्गत ये है। जबकि माधो सिंह संग्रहालय कहां पर, कोटा शैली में। माधो सिंह संग्रहालय कहां पे, कोटा में। रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला है तो कहां पे, बूंदी के अंतर्गत है। राजस्थान की पहली चित्रित गुफा कहां से प्राप्त हुई, अंकन भीलवाड़ा से। यहां से पहली चित्रित गुफा, यहां से 8 गुफाओं के साथ 8 गुफाओं के साक्ष्य मिले थे, अंकन भीलवाड़ा से हैं। पश्चिमी चित्र सांस्कृतिक शोध केंद्र कहां पे, उदयपुर में है ही। टखमन, टमाटर वाला है, टखमन 28, टखमन 28 उदयपुर में है, आज उदयपुर में है। और तुलिका कलाकार परिषद भी उदयपुर में। टखमन 28 आज, तुलिका कलाकार परिषद पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र उदयपुर के अंतर्गत ये है। जैन भंडार जैसलमेर में, यहीं पे ही दसेव कालिक सूत्र चूर्णी चित्र रखा गया है। और इसके बाद में चीतेरा धोरा, चीतेरा धोरा और मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ये कहां पे, जोधपुर के अंतर्गत है। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला के संस्थान दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है आपके चित्रकला के अंतर्गत अगर आप क्लास लगा लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में जो बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी कलाकार को लेकर के, चित्रों की विशेषता को लेकर के, ये आपकी कंप्लीट कर देगी। थोड़ा फास्टली किया है क्योंकि टाइम अपने पास कम है, उस लिहाज से सार गर्भित सामग्री आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए इसी प्रकार से हम लाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।